घमंडी अंग्रेजन और काली बहू की छठ व्रत। सोफिया बहू, ये ले, मैंने तेरे लिए रोटी सब्जी का प्रसाद बना दिया है। थैंक्स सासू माँ, बट मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। बहू, आज छठ पूजा का पहला दिन है और तू व्रत में भी है, तो फिर तू नहाने में इतनी देर क्यों कर रही है? मैं दरअसल सो गई थी, इसलिए देर हो गई। माँ जी, सोफिया भाभी तो अभी नहाई भी नहीं है, आप ये प्रसाद मुझे दे दीजिए, ये मैं गौरी भाभी को दे आऊंगी। वो भी तो ये व्रत रखने वाली है ना। तू क्यों अपना दिमाग चला रही है? उसे कोई खाना नहीं देगा। माँ, अब तो गौरी भाभी भी हमारे परिवार का हिस्सा है, फिर आप उनसे क्यों ऐसे बैर रखती हैं? और अगर आप व्रत की हालत में उनका भी ख्याल रखोगी तो उससे आपको पुण्य मिलेगा। अरे मैं तो इस बात को जानती ही नहीं थी, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी। देख साक्षी, तू मेरी बेटी है, मेरी माँ नहीं, इसलिए तू मुझे मत समझा, समझी? तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। कमला ने ऐसे बोलकर अपनी बेटी की ही बोलती को बंद कर दिया। कमला की 2 बहुएं थीं, जिनमें से एक विलायती तो दूसरी गरीब घर से सांवली सी लड़की थी। कमला को गौरी शुरुआत से ही पसंद नहीं थी। वो हमेशा सोफिया और गौरी के बीच भेदभाव रखती थी, जैसे घर के सभी कामों को गौरी से ही करवाना और इस सब के बावजूद भी सोफिया को ही प्यार और इज्जत देना। और इन्हीं भेदभावों के बीच अब छठ पूजा आ चुकी थी। गौरी, ओ गौरी। जी सासू माँ। कहाँ थी? दिखता नहीं है तुझे, सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया तूने। माँ, मुझे लगा कि। क्या लगा? आप तो जानती हो कि मैं भी छठ पूजा के व्रत रख रही हूँ, तो मुझे लगा कि आप समझ जाओगी और खुद ही अपने लिए नाश्ता वगैरह बना लोगी। वाह, इन व्रतों के बहाने तू अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। व्रत तू अपनी मर्जी से रख रही है, इसीलिए मुझे घर के किसी काम में समझौता नहीं चाहिए। मुझे सारे काम टाइम से पूरे किए हुए मिलने चाहिए, फिर चाहे तू व्रत रख या मत रख। ऐसे बोलकर कमला वहाँ से चली गई। गौरी ने व्रती हालत में भी अपनी सास के लिए नाश्ता बनाया और फिर वो घर के कामों में लग गई। अरे नहीं, मैं बेवजह ही माँ जी से उम्मीद लगाए हुई थी, चाहे जो हो जाए माँ जी कभी भी मेरा साथ नहीं देंगी। चल गौरी, कामों में लग जा। गौरी ने सबसे पहले घर की सफाई की और सफाई वगैरह पूरी करके वो अपने पहले दिन का प्रसाद ग्रहण करने जा ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी सास अपनी अंग्रेजन बहू को अपने हाथों से रोटी सब्जी खिला रही हैं। ये ले मेरी प्यारी बहू, आज अच्छे से खाना खा ले, वैसे भी कल और परसों का दिन बहुत कठिन होने वाला है। बेचारी गौरी ये मंजर देख देख कर मन ही मन दुखी हो रही थी। शायद ऐसा प्यार मेरे नसीब में नहीं है। कोई नहीं, चल गौरी, अब तू भी खाना खा ले। गौरी ऐसे बोलकर रसोई में चली गई, जहाँ उसने खुद ही अपने हाथों से अपने लिए रोटी और सब्जी ली और वहीं खड़े खड़े उसे खा लिया। बेचारी गौरी से तो कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था। कुछ इस तरह से छठ पूजा का पहला दिन खत्म हुआ और आज दूसरा दिन यानी खरना था, जिसमें दोनों ही बहुओं को भूखा प्यासा रहना था। सोफिया बहू, आज तू कोई भी काम मत करना। या वैसे भी सासू माँ, मुझे तो अभी से ही चक्कर आ रहे हैं। तू आज बस आराम करना, घर के काम तो मैं उस काली से करवा लूंगी। ऐसे बोलकर कमला नीचे आ गई, जहाँ पर बेचारी गौरी घर में झाड़ू लगा रही थी। ए काली, क्या कर रही है? माँ जी, घर की सफाई ही कर रही थी। हाथ टूट गए क्या तेरे? सभी कामों को कितना आराम आराम से करती है। चल जल्दी से ये काम निपटा, और फिर मेरा गाजर का हलवा खाने का मन है तो तू मेरे लिए गाजर का हलवा बना देना। माँ जी, मेरा आज पूरा दिन भूखे प्यासे रहने का व्रत है, आप मुझसे ये काम मत करवाइए ना। अरे तूने क्या अपनी अकल को बेच खाया है? कितनी बार तुझे बोलना होगा कि तेरे व्रतों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझी? अब जा और जो बोला है वो कर। कमला ने ऐसे बोलकर बेचारी गौरी को चुप कर दिया। जहाँ कमला की एक बहू बिल्कुल बेफिक्री से छठ पूजा के व्रत रख रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेचारी गौरी के पास कोई उसकी बात सुनने वाला भी नहीं था। साक्षी को अपनी काली भाभी के ऊपर दया आती थी, लेकिन कमला की वजह से वो बेचारी भी गौरी से दूर दूर ही रहती थी। भाभी, आप माँ के लिए हलवा बना दो, आज शाम के लिए गुड़ की खीर का प्रसाद मैं तैयार कर दूंगी, क्योंकि अगर हलवा मैंने बनाया तो माँ को शक हो जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया साक्षी, लेकिन तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ करके तुम खुद भी मुसीबत में फंस सकती हो, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। साक्षी अपनी भाभी के साथ मिलकर रसोई के कामों में उसका हाथ बटाने लगी। सिर्फ घर में वही उसकी हमदर्द थी। इसी तरह से छठ पूजा का दूसरा और तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन कमला को अपनी काली बहू के ऊपर रत्ती भर भी दया नहीं आई। उसने हर दिन गौरी के साथ एक जैसा ही कटु व्यवहार रखा।
और आज छठ पूजा का आखिरी दिन यानी कि उषा अर्घ्य का दिन था। सुबह से ही घर में उषा अर्घ्य की तैयारी चल रही थी। माँ जी, मैं अपना व्रत खोलने के लिए प्रसाद बनाने जा रही थी, लेकिन ना तो कच्चा दूध है और ना ही कोई फल। हाँ, वो मैंने सारा दूध और फल सोफिया के लिए ले लिए हैं। माँ जी, तो अब मैं किस चीज से अपना व्रत खोलूंगी? मुझे क्या पता, पानी वगैरह पीकर खोल लेना। कमला ऐसे बोलती हुई चली गई। बेचारी गौरी की आंखों में आंसू आ गए थे। हे छठ माता, क्या अपने ही घर में कोई इतना भेदभाव करता है? मैं चाहती हूँ कि इस व्रत के सदके मुझे मेरे परिवार का साथ मिल जाए। माता, मेरे पास ना सामान है और ना ही पैसे। अब तो मैं पानी से ही अपना व्रत खोल लूंगी। कृपया मेरे व्रत को स्वीकार करना। ऐसे बोलकर गौरी ने एक गिलास में पानी ले लिया और पूरा परिवार एक नदी किनारे पहुंच गया। सभी ने पहले छठी मैया की पूजा की। फिर जब व्रत खोलने का समय आया, सोफिया बहू, जिस मकसद से इस व्रत को रखा है उसे मन में सोच और फिर माता का नाम लेकर व्रत खोल दे। जी। कमला और सोफिया एक साथ खड़ी हुई थी। सोफिया की टोकरी में ढेरों फल और बहुत सारा कच्चे दूध का शरबत था, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी गौरी के पास सिर्फ एक बोतल में पानी ही था। बस सोफिया व्रत खोलने ही वाली थी कि तभी वहां एक रोशनी चमकी और स्वयं छठ माता वहां पर प्रकट हुई। रुक जाओ सोफिया, यदि इतनी पाप करके तुम ये व्रत खोल लोगी तो मैं तुम्हें वो चीज कभी नहीं दूंगी जो तुम्हें चाहिए। अपनी व्रती हालत में ही पहले तुम गौरी से माफी मांगो। और ये बात कमला तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि किसी को परेशान करके तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए? देखो, मैं तुम्हारे व्रत से जरा सी भी प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि छठ पूजा का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अच्छे काम करना है, जो तुमने बिल्कुल नहीं किए। तुमने सिर्फ गौरी को सताया, लेकिन वो हमेशा चुप रही। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। यदि तुमने अपनी गलती को नहीं स्वीकारा तो फिर मैं तुम्हें सताऊंगी, जिसकी ना तुम्हारे पास कोई दवा होगी ना ही इलाज। ऐसे बोलकर छठ माता गायब हो गई। उनकी बात सुनकर दोनों सास बहू को अकल आ गई और उन्होंने गौरी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बहू, जो भी मैंने तेरे साथ किया वो सब के लिए। मैं तो ये भूल ही गई थी कि ऊपर से भगवान मुझे देख रहे हैं। मैं भी माफी चाहती हूँ। लो गौरी, आओ तुम भी मेरे साथ ही व्रत खोलो। मैं नहीं चाहती कि स्वयं भगवान मुझसे किसी चीज का हिसाब ले। प्लीज मुझे भी माफ कर देना। गौरी उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। अब कमला और सोफिया को अकल आ चुकी थी। सोफिया ने गौरी के साथ अपना प्रसाद बांटा और एक साथ व्रत खोला। गौरी की मनोकामना पूरी हो चुकी थी। इस दिन के बाद से कमला ने फिर गौरी से भेदभाव नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। गौरी गर्भवती और काली बहू का छठ पर्व। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि हमेशा आराम किया कर। अभी तेरे पेट में इस घर का अंश पल रहा है। उसे अगर कुछ हो गया तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, इसलिए तू चल अभी आराम कर। तुझे घर में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं तो बस अपने कपड़ों की तय ही लगा रही थी। इसमें कोई भारी भरकम काम तो नहीं है। हल्के फुल्के हाथ पैर तो हिलते रहने चाहिए। घर के काम करने के लिए वो कर लो। मतलब छोटी बहू है तो फिर तुझे काम करने की जरूरत ही क्या है? चल जाकर कमरे में आराम कर। कलावती ऐसा कहकर अपनी गोरी बहू को उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद कलावती रसोई में जाकर खुद ही अपनी बहू के लिए दूध गर्म करके लाती है और उसे दे देती है। ये ले बहू, गर्मा गर्म दूध पी ले। गर्म दूध पीकर तेरे शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। और तुझे तो पता है कुछ दिन बाद छठ पूजा आने वाली है, उसके लिए तेरे शरीर में ताकत होनी बहुत जरूरी है। माँ जी सही कह रही हो। अब आराम नहीं करूंगी तो कब करूंगी? लेकिन छठ पूजा की पूजा में मैं व्रत कैसे रखूंगी? अरे बहू, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना तेरे साथ। मैं माता रानी से कहकर तुझे थोड़े बहुत फल फ्रूट्स खिला दूंगी, जिससे माता रानी तुझे माफ कर देंगी, क्योंकि तू गर्भवती है। कलावती की दो बहू थी, जिनमें से एक बहू सुंदर और गोरी थी और दूसरी बहू ज्यादा काली। कलावती को अपनी केवल गोरी बहू से ही प्यार था।
वह सिर्फ उसी की इच्छाओं को पूरा किया करती थी और काली बहू को वह घर की नौकरानी की तरह रखती थी। और इस वक्त कलावती की दोनों बहुएं गर्भवती थी, लेकिन उसे केवल अपनी गोरी बहू का ही ध्यान होता है। गोरी बहू से कलावती बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर उसकी काली बहू सलोनी आती है और उससे कहती है, माँ जी, मैं ये कह रही थी कि छठ पूजा के लिए नए बर्तन, पूजा का सामान, बाकी सामग्री और हमारे नए कपड़े भी आने हैं ताकि हम पूजा सही से कर सके। हाँ हाँ, पैसे तो जैसे पेड़ पर लगे हैं ना, जो मैं तेरे लिए भी नए कपड़े लेकर आऊंगी। तेरे पास जो कपड़े हैं वही पहन लेना, समझ गई? और पूजा की सामग्री का सामान तो अपने पैसों से भी मंगा सकती है। कलावती ऐसा कहने के बाद बाजार के लिए निकल पड़ती है। छठ पूजा आने से पहले वह सारा सामान लाकर अपने घर पर रख लेती है, जिनमें वह नए बर्तन, नए वस्त्र ले आती है, केवल अपनी गोरी बहू के लिए। वहीं बेचारी सलोनी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पति के दिए हुए होते हैं, वह उन पैसों से अपने लिए थोड़ा बहुत सामान ले आती है। छठ पूजा से पहले ही सभी तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन छठ पूजा के पहले दिन से ही कलावती दोनों बहू में बहुत ज्यादा भेदभाव करती है। वह अपनी गोरी बहू के लिए सेंधा नमक, चावल और लौकी की सब्जी प्रसाद के रूप में बनाकर उसे देती है। समीक्षा बहू, आज छठ पूजा का पहला दिन है। ये सेंधा नमक, चावल और लौकी की सब्जी इसे प्रसाद के रूप में खा लो। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। शुक्रिया माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। तभी वहां पर सलोनी साफ सफाई के लिए आ जाती है, जिसे देखकर समीक्षा कहती है, माँ जी, ये काली कलूटी मेरे कमरे में क्या कर रही है? अरे अगर ये मेरे आमने सामने इसी तरह से घूमती रहेगी तो मेरे बच्चे पर इसी का असर पड़ जाएगा और वो भी काला पीला हो जाएगा। सलोनी, तुझे कितनी बार कहा है कि इस कमरे के अंदर तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आती। चल चली जा यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी यहाँ के सारे काम। लेकिन माँ जी, मैं तो मेरे सामने ये मैं तो करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, चली जा यहाँ से। कलावती के कहने पर सलोनी वहां से चली जाती है। इस बात का सलोनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। उसकी सास उसकी छठ पूजा के पहले दिन उसे प्रसाद के रूप में कुछ नहीं देती। ऐसे ही छठ पूजा के दूसरे दिन भी सलोनी के साथ इसी तरह का भेदभाव होता है। पूरे दिन भूखी प्यासी रहने के बाद भी कलावती सलोनी के बारे में एक बार भी नहीं सोचती, और वहीं दूसरी तरफ वह अपनी गोरी बहू को उसके व्रत पर फल भी देती है और शाम को खीर बनाकर भी देती है। बेचारी सलोनी अपनी छठ पूजा के दूसरे दिन कुछ खा पी नहीं पाती। पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं? मेरी सास तो मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचती। उन्हें तो सिर्फ उनकी गोरी बहू ही दिखाई देती है। ये काले और गोरे में लोग भेदभाव क्यों करते हैं? हे छठ माता, मेरी मदद करो। भूख की वजह से जैसे तैसे बेचारी सलोनी रात को सो जाती है। अगले दिन फिर उसका व्रत होता है और वह भूखी प्यासी पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को 4 बजे डूबते हुए सूरज को अर्घ देने घाट पर पहुंच जाती है। घुटनों तक पानी भरे हुए कई घंटे तक वह डूबते हुए सूरज को अर्घ देती रहती है। वहीं दूसरी तरफ कलावती अपनी गोरी बहू की हर एक चीज में मदद करती है। उसके साथ उसकी पूजा का सारा सामान लेकर चलती है और उसे किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देती। घर लौटते लौटते घर के बाहर ही सलोनी बेहोश होकर गिर जाती है। उसी वक्त वहां पर कलावती और उसकी गोरी बहू भी पहुंच जाती हैं। ये लो, इसको तो जरा भी शर्म नहीं है। अरे ऐसे करती ही क्या है जो यहाँ आकर बेहोश हो गई? जरा सा व्रत रखा गया नहीं इससे। कलावती ऐसा बोलते ही कि तभी वहां पर छठ माता प्रकट होती हैं। यहाँ मेरी भक्त बेहोश पड़ी है और तुम उसे उठाने की बजाय उसे ताने दे रही हो। अरे जिस संतान के पीछे तुम अपनी गोरी बहू की इतनी देखरेख कर रही हो, उसकी प्रार्थना लोग मुझसे करते हैं। वह मेरी देन है। अगर तुम मुझे ही सही से खुश नहीं करोगे तो मैं तुम्हें संतान कैसे दे सकती हूँ? ये सुनते ही गोरी बहू और कलावती दोनों ही हैरान रह जाती हैं। सामने अपने छठ माता को गुस्से के रूप में देखकर वह दोनों उनके पैर में गिरते हुए उनसे माफी मांगती हैं। छठ माता, हमारे साथ ऐसा मत करना। अगर ऐसा हुआ तो मेरा वंश चल नहीं पाएगा। मैंने बहुत उम्मीद लगा रखी है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ही फर्क करती हूँ अपनी गोरी और काली बहू में, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। छठ माता, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। छठ माता, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने अपनी देवरानी के साथ किया है। मैं भी अपने आप को बदलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरी संतान मत छीनिए। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ये मैं तुम्हें
आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर इसके बाद तुमने मेरी भक्त को जरा भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छठ माता इतना कहने के बाद वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद समीक्षा और कलावती बेचारी सलोनी को सहारा लगाकर उठाते हुए घर के अंदर ले आते हैं। शाम को कलावती अपनी काली बहू के लिए अपने हाथों से खीर बनाकर लाती है और उसे खिलाती है और उससे माफी मांगती है। बहू, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। छठ माता ने हमें हमारी गलती का एहसास करवाया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दे बहू, हमें माफ कर दे। देवरानी जी, अगर तुमने हमें माफ नहीं करा तो मेरी कोख में पल रहा बच्चा इस दुनिया में आ नहीं पाएगा। छठ माता हमसे नाराज है, हमें माफ कर दो और एक आखिरी मौका दे दो। आप दोनों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप लोगों को आपकी गलतियों का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। यह सुनकर कलावती और समीक्षा बहुत खुश होती हैं। अगले दिन उगते हुए सूरज को तीनों एक साथ जाकर घाट पर अर्घ्य देती हैं और छठ पूजा की पूजा को पूरी रस्मों के साथ संपन्न करती हैं। इसी के चलते छठ माता उनसे बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें बेटे देती हैं। दोनों बहू के पास अब एक एक बेटा होता है, जिसके सहारे वह अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब कलावती काले और गोरे का भेदभाव भी हमेशा के लिए खत्म कर देती है।